जय हिंद दोस्तों। हम लोग फिर से एक पॉइंट कवर कर लेते हैं जो आपके कोर्स पेपर के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बेसिकली ट्रस्ट होता क्या है, ट्रस्ट करने वाला जिसको कहते हैं कि सेटलर जिसको कहते हैं, सेटलर कौन हो सकता है, या ट्रस्टी कौन होता है, या बेनिफिशियरी का क्या मतलब है। तो ये बेसिक पॉइंट हैं जो आपको ट्रस्ट के बारे में ज़रूर मालूम होने चाहिए। अब देखिए, हमने सबसे पहले लेक्चर में शायद ट्रस्ट की डिफिनेशन बताई थी, हम फिर से बताते हैं, और इस बार ये पूरा उसके साथ है। तो जो ट्रस्ट रिलेटेड जो बातें हैं वो सारी इससे कवर हो जाएंगी। तो देखिए, बेसिकली ट्रस्ट होता है क्या, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। जो इसका बैकग्राउंड था ट्रस्ट का वो आपको ज़रूर समझ आएगा, जहाँ पे सिर्फ ट्रस्ट रिलेटेड बातें लिखी हैं। अच्छा, तो देखिए है क्या, जो आपका सेक्शन 3 है इंडियन ट्रस्ट एक्ट का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्रस्ट इज़ एन ऑब्लिगेशन। और इसको क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट जो होती है वो क्या होती है, एक बाध्यता होती है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। एनेक्स टू द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, किससे जुड़ी है, जो संपत्ति के स्वामित्व या ऑनरशिप से जुड़ी है। ठीक है। अच्छा, अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो विश्वास से पैदा होती है। ठीक है, कहाँ से आ रही है, विश्वास, या विश्वास सौंपा जा रहा है या विश्वास में हो रही है, और कहाँ किसको सौंपा जा रहा है, और कौन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ऑनर ऑफ जो प्रॉपर्टी है एक्सेप्टेड बाय ऑनर। तो जो संपत्ति का स्वामी है, जिसको संपत्ति का स्वामी मान लिया गया है, वो इस विश्वास को ग्रहण कर रहा है और उसके विश्वास से निकल रही है, और संपत्ति विश्वास में ही बेसिकली जा रही है। और किस लिए है, फायदे के लिए है। किसके फायदे के लिए है, किसी अन्य के, या अन्य के, और जो ऑनर है उसके। हम समझेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे क्या मतलब है इसका। और हमें लगता है कि रेड पेन कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए, तो देखते हैं क्या है। ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट बेसिकली एक बाध्यता होती है, एक मजबूरी होती है जो किसी संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ी होती है। ठीक है, और जो एक विश्वास से पैदा होती है, और ऐसे विश्वास को जो संपत्ति का मालिक है, जिसको ऑनर कह रहे हैं, उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। और ये जो बाध्यता है किस बात के लिए होती है, किसी दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए होती है। अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा, और ये बाध्यता और विश्वास टर्म क्यों आ रहा है इसको समझिएगा। जैसे ए है, ए के पास ये संपत्ति है, और ये बी है, और ये सी है। तो ट्रस्ट में होता है क्या है, पहले बेसिकली क्या था हम आपको बता दें, इंग्लिश लॉ में हमने डिटेल में उसमें डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी जो थी, अगर मान लीजिए सी आज नहीं है तो सी के पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं आती थी, और ये प्रॉपर्टी बी के थ्रू आएगी, और बी सी को देंगे। प्रॉपर्टी हम इनको देना चाह रहे थे, लेकिन ये अभी छोटे हैं या अस्तित्व में नहीं है, तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट इनके पास नहीं आएगी, बी के थ्रू आएगी, और बी सी को देंगे। अब समस्या कहाँ थी, समस्या यहाँ पे ये थी कि अगर बी की नीयत बदल जाए, बी की नीयत बदल जाए, बी का जो विश्वास है, जो इनका वैश्वासिक संबंध है, जो फिड्यूशरी रिलेशन है ना, वो अगर ये बी अगर चाहें तो इसको प्रॉपर्टी ना भी दें। बेसिकली बी के पास जो प्रॉपर्टी आई है और वो जो सी को दे रहे हैं, ये केवल विश्वास पे, भरोसे पे और बाध्यता पे दे रहे हैं, या ये कह लीजिए कि नैतिकता के आधार पे दे रहे हैं। अंग्रेजी लॉ में, इंग्लिश लॉ में ये केवल नैतिकता मानी गई थी, इनका कोई लीगल राइट नहीं था। इक्विटी ने इसको डेवलप किया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि जो ऑब्लिगेशन है किसके है। तो हमने ये आपको बताया है कि प्रॉपर्टी का मालिक ये बन जाता है पुराने टाइम पे, और उसके बाद में फिर इसको दे ना दे इसकी मर्जी, क्योंकि इसी तरह का सिस्टम वहाँ पर था। अब क्या है, जब हम ये कह रहे हैं कि ए
एक प्रॉपर्टी सी के लिए देना चाहता है और बी को उसको सौंपी गई है, तो बेसिकली आज की तारीख में ये जो बी है ये न्यासी भी कहला रहा है, इसी को हम संपत्ति का ऑनर भी कह रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे आपको समझ आएगा कि ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन है इनकी, एनेक्स टू द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, इस संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी हुई है। ए राइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो एक विश्वास, इनका विश्वास ही तो है, जिस विश्वास को इन्हीं ने जो ऑनर है उन्हीं ने स्वीकार कर लिया। किस लिए स्वीकार कर लिया? इस चीज के फायदे के लिए कर लिया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ट्रस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और सारी चीज़ें देखेंगे तो एक दूसरे से लिंक है। अब सवाल ये है कि एक प्रश्न ये होता है, एक सवाल ये होता है कि ट्रस्ट को कौन क्रिएट कर सकता है, या ट्रस्ट का सृजन करता कौन हो सकता है। ठीक है, तो हु में क्रिएट ट्रस्ट, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बाय एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई भी व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है वो ट्रस्ट का सृजन कर सकता है। अब सवाल यहां पे फिर से ये है कि यहां पे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, संविदा करने के लिए सक्षम कौन होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में बताया गया कौन व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होता है। तो यहां पे 3 चीजें बेसिकली बताई गई थी। एक तो ये है कि वो मेजर होना चाहिए, मेजर का मतलब वयस्क होना चाहिए। दूसरा ये है कि स्वस्थ चित्त यानी कि साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है कि उसको लॉ द्वारा एक्सप्रेसली संविदा करने से मना ना कर दिया गया हो। और इस कैटेगरी में इंसॉल्वेंट लोग आते हैं जिनको दिवालिया कहते हैं, वो लोग, दिवालिया लोग जो होते हैं वो संविदा नहीं कर सकते। तो अभी क्या है कि हु में क्रिएट ट्रस्ट, तो ट्रस्ट कौन क्रिएट कर सकता है? तो ट्रस्ट कोई भी क्रिएट कर सकता है जो संविदा करने के लिए सक्षम हो। सक्षम कौन व्यक्ति होता है? जो मेजर हो, मतलब वयस्क हो चुका हो, 18 साल से ऊपर का हो चुका हो, स्वस्थ चित्त का हो यानी कि साउंड माइंड हो, पगला दीवाना ना होना चाहिए, और इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया ना हो, उसके ऊपर कर्जे इतने ना हो कि उसके पास कुछ पैसे ही ना हो। इस तरह का इंसॉल्वेंसी अलग एक प्रोविज़न होता है। अब एक दूसरा सवाल ये भी होता है, क्या माइनर ट्रस्ट कर सकता है, ट्रस्ट बना सकता है या ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक माइनर भी ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। कैसे कर सकता है? या तो खुद कर सकता है या कोई व्यक्ति उस माइनर के बिहाफ पे कर सकता है। लेकिन कब? वो तब जब विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन, यानी कि सक्षम न्यायालय की, जो सक्षम न्यायालय है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये लोग आते हैं, उस न्यायालय ने अगर माइनर को ट्रस्ट का सृजन करने के लिए परमिशन दे दी है तो एक माइनर भी ट्रस्ट का सृजन कर सकता है, ट्रस्ट को क्रिएट कर सकता है। तो अब आपको ये समझ में आया कि जो ट्रस्ट कौन सृजित कर सकता है, सृजनकर्ता कौन हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, और यहाँ तक कि माइनर भी कर सकता है अगर उसको न्यायालय द्वारा परमिशन दे दी जाए। तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट का सृजन हो रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई ट्रस्ट किस बात के लिए, किस चीज़ का होता है? किसी न किसी प्रॉपर्टी का होता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों ही सूरतों में हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि ट्रस्ट का सृजनकर्ता या क्रिएटर कौन हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ट्रस्टी कौन हो सकता है? सेक्शन 10 में बताया गया, और ये जो हु में क्रिएट ट्रस्ट सेक्शन 7 में बताया गया है, ये याद रख लीजिएगा, सेक्शन 7 और सेक्शन 10। हु में भी ट्रस्टी, तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, तो कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति को धारण करने के लिए योग्य हो वो ट्रस्टी हो सकता है। ठीक है, तो धारण करने के लिए योग्य जो भी व्यक्ति वो ट्रस्टी हो सकता है। अच्छा, एक सवाल और भी है, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया ABC वाला, ये ट्रस्टी हो गए। अगर ये इनको ट्रस्टी बना रहे हैं, मतलब B बना रहे हैं, तो क्या इनको ट्रस्ट को स्वीकार करना
एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ऐसी कोई बाध्यता ट्रस्टी के ऊपर नहीं होती कि वो ट्रस्ट को स्वीकार ही करे। अगर किसी ने, जैसे मान लीजिए हमको कोई कह रहा है आप मेरे लिए ट्रस्टी बन जाओ, तो हम उसको मना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे होल्डिंग प्रॉपर्टी में यहाँ पे एकदम कोई भी व्यक्ति लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनर और मेजर से मतलब नहीं है, तो इसका मतलब माइनर भी ट्रस्टी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ फिर से इंपॉर्टेंट है कि माइनर ट्रस्टी उन मामलों में नहीं होगा जहाँ पर विवेक का इस्तेमाल किया जाना है। ट्रस्ट के उन मामलों में जहाँ पे विवेक समझदारी का प्रयोग किया जाना है, वहाँ पर माइनर ट्रस्टी नहीं हो सकता। अदरवाइज माइनर भी ट्रस्टी हो सकता है। और यहाँ पे ट्रस्टी होने के लिए, माइनर को ट्रस्टी होने के लिए इस तरह की कोई ज़रूरत, मतलब कोर्ट की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि हु में बी बेनिफिशरी। अब बेनिफिशरी कौन है? ये जो सी हैं वो बेनिफिशरी हैं, जिनके फ़ायदे के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है, वो बेनिफिशरी हो गए। अब सवाल ये, कौन बेनिफिशरी हो सकता है? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को होल्ड करने, धारण करने के लिए सक्षम हो, वो ट्रस्टी हो सकता है, ठीक है। अब सवाल ये, क्या माइनर ट्रस्टी हो माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है? माइनर तो हो ही सकता है, जाहिर सी बात है, इतने एग्जाम्पल में हम समझाते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक अलग चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या अगर कोई बच्चा जो मदर्स वॉम में है, माँ के गर्भ में है, क्या वो भी बेनिफिशियरी हो सकता है? जी हाँ, वो भी बेनिफिशियरी हो सकता है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि जो रूल अगेंस्ट परप्यूचिटी वाले प्रिंसिपल हैं टीपीए एक्ट के, हमने आपको बताया था, और नहीं बताया तो एक लाइन में समझ लीजिए कि क्या कहता है। वो ये कहता है कि ये जो माँ के गर्भ में बच्चा है, इसको ट्रस्टी के जाने से पहले अस्तित्व में आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए और बी और सी के लिए हम, ये जो चाइल्ड है जो मदर वॉम में है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ही ये कह दिया था कि भाई ये जो है हम अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे रहे हैं। और हमने एक मकान, ये जो है 500 बीघे का, 500 गज का, हमने ये इनको दे दिया, और ये सी के लिए इन्हीं ने धारण कर लिया। तो अब सी को ये कब मिल जाना चाहिए? सी अभी है नहीं, मदर वॉम में है, या तो इनको कब तक आ जाना चाहिए? इसका मतलब ये ट्रस्ट समाप्त होने से पहले, यानी कि जो बी हैं, इनकी मृत्यु से पहले इनको जन्म ले लेना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर ये मदर्स वॉम में और 6 महीने के ये पेट में हैं, तो भी ये मान लिया जाए कि ये जीवित हैं, ठीक है। और ये बात अलग है कि जीवित होने के बाद जब 18 साल हो जाएंगे, तो 18 साल बाद ये प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे, ठीक है। तो यही रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी था, बड़ा शॉर्ट में हमने बताया है, आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, ठीक, थैंक यू।